फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप वो अपन फाइंड करेंगे। एक क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए हम कहेंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना इसमें हो सकता है। पाइप ऑफ लेंथ एल के इक्वल है और हमने कहा था कि ओपन एंड है, वहां पर एंटी नोड बनेगा, क्लोज्ड एंड पर नोड बनेगा। तो यहाँ पर ये एंटी नोड है, ये नोड है और नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 के इक्वल होता है। सक्सेसिव एंटी नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 के इक्वल है। अब यहाँ पे लैम्डा बाई 4 इक्वल्स टू एल के इक्वल है, तो लैम्डा इक्वल्स टू हमें मिला 4L। हमें फंडामेंटल या जीरो ओवरटोन फ्रीक्वेंसी चाहिए। फ्रीक्वेंसी बीटा क्या होता है, तो हम कह सकते हैं v अपॉन लैम्डा। तो ये स्पीड है और ये लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू 4L, तो हम लिख सकते हैं v अपॉन 4 है। और जब अपन ऑर्गन पाइप की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की फ्रीक्वेंसी को सॉरी वेलोसिटी हम लिख सकते हैं गामा p बाई रो। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप है, 1/4L अंडर रूट गामा p बाई रो के इक्वल होगा। केस 2 फंडामेंटल के बाद में हम बात करेंगे फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। तो केस 2 फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन का मतलब नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी क्या होगा वो यहाँ पे अपन कैलकुलेट करेंगे। एक नोड और इसमें इंक्रीज हो जाएगा, ये एंटी नोड है, यहाँ पे नोड है, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड और ये नोड हो गया। ये लेंथ पाइप की L है, दो सक्सेसिव एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 बटा, तो ये लैम्डा बाई 2 हो गया और एंटी नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 हो गया। मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 4 बटा, टोटल लेंथ कितना हो गया 3 लैम्डा बाई 4, तो 3 लैम्डा बाई 4 इक्वल्स टू L है, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू हमें मिला 4L बाई 3। तो अगर फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी की बात करें वो होता है बेटा v बाई लैम्डा, लैम्डा को 4L बाई 3 लिख सकते हैं, तो ये हमें मिला 3v अपॉन 4L। मीन्स फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी वो 3 टाइम्स एफ नॉट के इक्वल होगा। तो ये फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी एफ फर्स्ट इक्वल्स टू 3 एफ नॉट के इक्वल है। इसको फर्स्ट ओवरटोन और फर्स्ट ओवरटोन में बेटा थर्ड हार्मोनिक मिल रही है, देखो 3 टाइम्स द मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, 3 एफ नॉट है, तो इसको अपन थर्ड हार्मोनिक कहेंगे। अभी फर्स्ट ओवरटोन में थर्ड हार्मोनिक मिल रहा है। नेक्स्ट केस थ्री में अपन कहेंगे सेकेंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, सेकेंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट के बाद में नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी को सेकेंड ओवरटोन कहेंगे, तो सेकेंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ये जैसे एक क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप है, इसमें एक नोड और इंक्रीज हो जाएगा, पहले 2 नोड बन रहे थे अभी 3 नोड बन जाएंगे इस टाइप से।
ये एंटीनोड है, ये एंटीनोड है, एंटीनोड है, ये नोड है, नोड और ये नोड है। तो सक्सेसिव एंटीनोड के बीच की डिस्टेंस λ/2, ये λ/2, एंटीनोड और नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4 और टोटल लेंथ ऑफ द पाइप L के इक्वल है। तो यहाँ से अपने को मिला पाइप λ/4 इक्वल्स टू L। तो लैम्डा इक्वल्स टू हम लिख सकते 4L/5। एंड सेकेंड ओवरटर्न फ्रीक्वेंसी की बात करें V/λ मीन्स V/4L इंटू 5 और ये हम कह सकते हैं कि F सेकेंड इक्वल्स टू 5F0 के इक्वल होगा। मतलब सेकेंड ओवरटोन में फिफ्थ हार्मोनिक बनेगा। तो इसको अपन कहेंगे सेकेंड ओवरटोन और फिफ्थ हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन और फिफ्थ हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन में थर्ड हार्मोनिक था, सेकेंड में फिफ्थ हार्मोनिक, थर्ड करेंगे तो बेटा सेवंथ हार्मोनिक होगा। तो अभी इसमें कुछ पॉइंट्स अपन नोट करके लिखेंगे जो हमें याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप और V/4L, उसको अपन लिख सकते 1/4L गामा P/ρ। तो ये अपन कह रहे कि फंडामेंटल क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/4L अंडर रूट गामा P/ρ के इक्वल होगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे अपन लिखेंगे बेटा, इन क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप in closed end organ pipe for nth overtone to n+1 harmonic is present. nth ओवरटोन के अंदर 2n+1 हार्मोनिक प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि F nth ओवरटोन में 2n+1 F0 हार्मोनिक्स होगा। एज ए रिजल्ट अपने को सर यस बेटा एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गई। क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप एंड क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप में एंड करेक्शन अगर देखें ये क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप है। एक्चुअल लेंथ पाइप की L के इक्वल है। जो एंटीनोड ओपन एंड पे बनता है वो कुछ एक्चुअल लेंथ से ऊपर बनेगा। तो उस कितनी लेंथ ऊपर बन रहा है उसी को अपन एंड करेक्शन E कहेंगे और E की वैल्यू 0.6 R के इक्वल होता है। ये एंटीनोड है, ये नोड है। सक्सेसिव एंटीनोड और नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4 होगा। तो अभी जो λ/4 है वो L+E के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं λ इक्वल्स टू 4 टाइम्स L+E। और अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो V/λ और लैम्डा को हम लिख सकते हैं 4L+E, E की वैल्यू 0.6 R लिखेंगे। तो V/4L प्लस 0.6 R के इक्वल होगा। ये ओपन एंड क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विथ एंड करेक्शन है।
केवल एक एंड है तो 0.6 आर डिस्टेंस ऐड करेंगे, अगर दोनों एंड ओपन है तो 1.2 आर ऐड करेंगे। एक एंड करेक्शन 0.6 आर के इक्वल होगा और आर यहाँ पर रेडियस के इक्वल है। क्लियर बेटा? अब देखो बिट वेव क्या है, हम कहेंगे टू वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी, टू waves of nearly equal frequency nearly equal frequency नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी का मतलब है f1 माइनस f2 का जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 हर्ट्स होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेस देन इक्वल्स टू 10 हर्ट्स है तो ही अपन कह रहे जो बीट बनेंगे वो ऑडिबल होंगे। तो टू वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी propagating in same direction and superimposed to each other then due to superposition resultant due to superposition the resultant sound may increase or decrease this phenomena is called bit। मतलब अपन कह रहे कि टू वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी जिसका फ्रीक्वेंसी डिफरेंस लेस देन 10 हर्ट्ज होना चाहिए, propagating in same direction and superimposed to each other, then due to superposition हम कहेंगे कि हमें एक साउंड सुनाई देती है। तो साउंड अपन कह रहे कि एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, उसको अपन बीट कहेंगे। अब इसका एग्जांपल अपन देख सकते हैं, जैसे गिटार है, गिटार में बेटा आपने एक जर्क लगाया, एक वेव प्रोपागेट हुई, दूसरा जर्क लगाएंगे दूसरी वेव, और जब दोनों वेव्स आपस में सुपर इम्पोज होगी तो उसके कारण हमें म्यूजिक सुनाई देता है, नोट सुनाई देता है, साउंड बढ़ती हुई या घटती हुई सुनाई देती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस अगर इस बीट वेव का अपन देखें तो हम कह सकते हैं कि लेट y1 लेट एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 किसी पॉइंट पर हम वेव की अगर बात करें, और ये जैसे y1 है, y1 सिंपल होगा a1 साइन ओमेगा 1 t, और ओमेगा 1 को हम लिख सकते हैं 2 पाई f1, तो a1 साइन 2 पाई f1 t। y2 की बात करें तो y2 है a2 साइन ओमेगा 2 t, तो इसको हमने लिखा a2 साइन ओमेगा 2 को अपन लिख सकते हैं 2 पाई f2 t। ये दो वेव्स हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में प्रोपागेट हो रहे, एक पर्टिकुलर x इक्वल्स टू 0 पर हम इनको सुपर इम्पोज कर रहे हैं। तो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से अपन कह सकते हैं कि रिजल्टेंट जो वेव है इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, yr इक्वल्स टू y1 प्लस y2 के इक्वल होगा। और यहाँ पे सुपरपोजिशन अगर देखें तो हम कह सकते हैं y1 की वैल्यू a1
साइन 2πf1 इंटू टी, y2 को a2 साइन 2πf2 इंटू टी बेटा। ये सुपरपोजिशन, और सुपरपोजिशन इस दोनों को हमें सुपर इम्पोज करना है, सॉरी एम्पलीट्यूड इनका सेम लेना बेटा। टू वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों का सेम होगा, तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो सब जगह सेम है। इसका भी एम्पलीट्यूड ए है, ये भी ए है, इक्वल एम्पलीट्यूड होना चाहिए, एम्पलीट्यूड इक्वल है। अगर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों डिफरेंट होगा तो फिर सुपरपोजिशन नहीं होगा। तो टू वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड इक्वल एम्पलीट्यूड, इक्वल एम्पलीट्यूड। तो वाई आर इक्वल्स टू ए साइन 2πf1t प्लस ए साइन 2πf2t, ए को कॉमन ले लिया, और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का एक फॉर्मूला यहाँ पे अपन लिख रहे हैं, साइन सी प्लस साइन डी, that will be equals to 2 sin c plus d by 2 and cos c minus d by 2 के इक्वल। ये sin c plus d का फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज करेंगे, तो हमें मिला a sin c की वैल्यू 2πf1 2πf1 plus f2 into t upon 2 cos 2πf1 minus f2 t अपॉन 2 के इक्वल होगा। और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हम ये कह सकते हैं 2a cos पाई f1 minus f2 इंटू टी इंटू साइन पाई f1 प्लस f2 इंटू टी के इक्वल होगा। ये बेटा जो क्वांटिटी है 2a cos पाई f1 माइनस f2 इंटू टी, उसको अपन एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो ये बेटा एम्पलीट्यूड a ऑफ t है इंटू साइन पाई f1 प्लस f2 इंटू टी के इक्वल होगा। ये रिजल्टेंट वेव होगा, इसको अपन बिट वेव कहेंगे। दैट इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ बिट वेव। हमें पूछा जाता है कि बिट वेव की इक्वेशन क्या है, तो बिट वेव में होता है ए ऑफ टी, एम्पलीट्यूड टाइम का फंक्शन मिलता है, और जब स्टैंडिंग वेव देखा था तो वहां पर एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन था। तो बिट वेव का अगर एम्पलीट्यूड देखें ए टी, ए ऑफ टी, और वो एम्पलीट्यूड हमें मिला 2a cos पाई f1 minus f2 into t, that is the amplitude of bit wave है, amplitude of bit। और ये एम्पलीट्यूड टाइम के साथ में वेरी करता है। मतलब इस वेव को अगर अपन प्लॉट करें, है ये भी स्टैंडिंग वेव की तरह, पर डिफरेंस क्या बेटा, इसमें एम्पलीट्यूड टाइम के साथ में वेरी करता है, ऐसे एम्पलीट्यूड इसमें वेरी करेगा। ये अपन कह रहे कि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ में वेरी कर रहा है, तो ये बिट वेव है, बिट वेव। अभी बेटा अपन कहेंगे कि इसमें मैक्सिमम बिट फ्रीक्वेंसी और मिनिमम बिट फ्रीक्वेंसी अपन देखेंगे। मतलब मैक्सिमम बिट किस इंटरवल से
प्रोड्यूस हो रहा है, किस फ्रीक्वेंसी से प्रोड्यूस होगा वो फ्रीक्वेंसी, और मिनिमम बिट मतलब कितनी बार साउंड मिनिमम हो रही है वो फ्रीक्वेंसी अपन कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट अपन यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम बिट फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम बिट फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम बिट फ्रीक्वेंसी, और मैक्सिमम बिट फ्रीक्वेंसी क्या है, तो यहाँ पे सिंपल अपन कहेंगे व्हेन एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम, तो उसको मैक्सिमम बिट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फॉर एन मैक्स या मैक्सिमम बिट, एटी जो है वो ±2 ए के इक्वल होगा। जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो उसको मैक्सिमम बिट कहेंगे, और एटी की वैल्यू अपने कहा कि 2a cos पाई f1 माइनस f2 इंटू टी, दैट इज इक्वल्स टू ±2a। तो हम ये कह सकते हैं कि cos पाई f1 माइनस f2 इंटू टी ±1 के इक्वल होगा। मैक्सिमम बीट के लिए बेटा cos थीटा की वैल्यू ±1 होना चाहिए, और ±1 है तो थीटा कितना होगा, पाई f1 माइनस f2 इंटू टी इक्वल्स टू n पाई बेटा, और यहाँ से पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, मिस जो टी है वो हमें मिला n f1 माइनस f2 के इक्वल होगा, और n की वैल्यू n इक्वल्स टू 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी, कोई भी इंटीजर हो सकता है 0 टू इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे अपन मैक्सिमम बीट जैसे फर्स्ट देखे तो फर्स्ट 0 पे सुनाई दिया, सेकेंड f1 माइनस f2 टाइम पर, थर्ड 2 माइनस f2 टाइम पर, और nth बीट है वो n माइनस f2 पे सुनाई दिया। अभी बेटा हमें टाइम पीरियड चाहिए कि टाइम पीरियड ऑफ मैक्सिमम बीट बेटा टी मैक्स। टाइम पीरियड क्या होता है, दो सक्सेसिव बीट के बीच का टाइम बेटा, तो उसके बीच का टाइम क्या होगा 1/f1 माइनस f2 माइनस 0, और वो टाइम पीरियड हमें मिला 1/f1 माइनस f2। हमें बेटा फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है एन मैक्स, दैट इज इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड होता है, और वो हमें मिला f1 माइनस f2। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम बीट फ्रीक्वेंसी है उसको n से बेटा डिनोट कर रहे हैं, वो f1 माइनस f2 के इक्वल होगा। मैक्सिमम बीट फ्रीक्वेंसी एज ए फॉर्मूला इसको याद रखना है, मैक्सिमम बीट फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम बीट फ्रीक्वेंसी f1 माइनस f2 के इक्वल होगा, जहाँ पर f1 और f2 बेटा दोनों जो बीट वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी है, दैट इज द मैक्सिमम बीट फ्रीक्वेंसी है। क्लियर बेटा यहाँ तक। मिनिमम बीट के लिए बेटा अपन कहेंगे कि एम्पलीट्यूड है वो 0 होगा, एटी इक्वल्स टू 0। जब एम्पलीट्यूड 0 होगा तो हम कहेंगे साउंड मिनिमम या 0 सुनाई देगी, और एटी को हमने कहा था 2a cos पाई f1 माइनस f2 इंटू टी, दैट इज इक्वल्स टू बेटा 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि cos पाई f1 माइनस f2 इंटू टी इक्वल्स टू 0। जब cos थीटा 0 होता है बेटा तो पाई f1 माइनस f2 इंटू टी, और वो होगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2 के इक्वल होगा, और यहाँ से पाई कैंसिल आउट, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ जब पाई बाय 2 होगा तो cos थीटा की वैल्यू 0 होता है। इस यहाँ से हम कह सकते हैं कि टाइम दैट इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 अपॉन 2 f1 माइनस f2 के इक्वल होगा, और यहाँ पर n इक्वल्स टू 0 टू 0 1 अप टू इन्फिनिटी है। जैसे बेटा फर्स्ट मिनिमा की बात करें तो वो अपने को मिलेगा 1/2 f1 माइनस f2, n की जगह हमने 0 रखा। सेकेंड की बात करें तो 3, मतलब n इक्वल्स टू 1 रखा, तो 1 रखा तो 3/2 f1 माइनस f2 होगा।
जब 2 रखेंगे तो 5/2 F1 माइनस F2 होगा, अब टू nth है 2n+1 अपॉन 2 F1 माइनस F2 के इक्वल होगा। अगर हम टाइम पीरियड देखें बेटा, मिनिमम बीट का टाइम पीरियड मतलब दो सक्सेसिव बीट के बीच का जो टाइम है वो मिनिमम टाइम पीरियड होगा। उसको अपन कह सकते हैं 3/2 F1 माइनस F2 माइनस 1/2 F1 माइनस F2, और यहाँ से हमें मिला 1/F1 माइनस F2। ये मिनिमम बीट का टाइम पीरियड है। अगर हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी को अपन कह सकते हैं मिनिमम बीट फ्रीक्वेंसी, and that will be equals to 1 upon minimum time period 1 upon t min beta, और उसको अपन लिखेंगे F1 माइनस F2। इससे क्या पता चला कि मिनिमम बीट और मैक्सिमम बीट फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल होती है। तो अभी नोट करके अपन लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, एंड मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम बीट फ्रीक्वेंसी दोनों F1 माइनस F2 इक्वल होती है। सेकेंड पॉइंट, हम कह रहे कि बेटा अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ग्रेटर देन 10 है तो बीट तो सुनाई देंगे बट वो बीट ऑडिबल नहीं होंगे, मतलब बीट तो प्रोड्यूस होंगे बट बीट ऑडिबल नहीं होंगे, हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अपन कह रहे if F1 minus F2 is greater than 10 hertz then bit will produce but बीट बेटा प्रोड्यूस तो होंगे बट अपन कहेंगे बट दे विल नॉट ऑडिबल। ऑडिबल अगर बीट प्रोड्यूस करना है तो उस केस में बेटा अपन कह रहे कि दोनों का जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है वो लेस देन 10 हर्ट्स होना चाहिए। लेस देन 10 हर्ट्स होगा तभी जाके अपन कह रहे कि हमें बीट सुनाई देगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि देखो एप्लीकेशन ऑफ बिट वेव, एप्लीकेशन ऑफ बिट वेव, एप्लीकेशन ऑफ बिट वेव में सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है टू प्रोड्यूस द फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्स। उसके लिए अपन बिट वेव को यूज करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन में अपन कहेंगे टू प्रोड्यूस द फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्स। इन जनरल हम कह रहे कि 20 हर्ट्स टू 20 मेगा हर्ट्स तक जो फ्रीक्वेंसी है वो हम ऑसिलोस्कोप से प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट 20 हर्ट्ज से नीचे अगर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करना है तो हम बिट वेव या बिट कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो 20 हर्ट्ज से लेस अगर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करना है तो हम दो जो वेव्स है उसको सुपर इम्पोज करवा कर करा सकते हैं। सेकेंड अपन बात करेंगे इन म्यूजिक। म्यूजिक के अंदर इसका वास्ट यूज है। जो म्यूजिक के अंदर साउंड सुनाई देता है वो बेसिकली क्या होता है, बीट होता है। और जैसे हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की बात करें तो 7 नोट होते हैं। कौन कौन से, सा रे गा म प द नि सा, सा एंड सा नि द प मा गा रे सा। दैट इज द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के अंदर 7 नोट्स है। कितने नोट्स होते हैं, 7। नोट्स का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी रेशियो। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के अंदर 7 नोट्स होते हैं
और नोट्स का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी रेशियो। कौन कौन से? सारे गामा पधा निसा, और फिर रिवर्स अपन कहेंगे तो सा नी धा प मा गा रे सा। ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में 7 नोट्स हैं। अगर हम वेस्टर्न म्यूजिक की बात करेंगे तो उसमें 13 नोट्स होते हैं। इन वेस्टर्न म्यूजिक 13 नोट्स रहते हैं। अभी अपन कह रहे थर्ड पॉइंट, थर्ड म्यूजिक के अलावा टू डिटेक्ट टू डिटेक्ट द poisonous gas from mining, to detect the poisonous gas from mining। माइनिंग से पॉइजनस गैस अगर अपन डिटेक्ट करना है तो हम बीट वेव को यूज करते हैं। देखो कैसे, ये सपोज माइन से, और माइनिंग में बेटा अपन देखेंगे कि माइनिंग जैसे कोल माइंस वगैरह होती हैं वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इतनी डेप्थ पे होती है, और उसमें से अगर कोई पॉइजनस गैस निकलती है और वहाँ पे जैसे वर्कर काम कर रहे हैं तो अपन कह रहे कि वर्कर को नुकसान हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा कि जो डिटेक्ट उनको अगर रेस्क्यू किया जाए और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर डेप्थ पे है तो रेस्क्यू में टाइम लग सकता है। तो क्या होता है कि ये एक एंशियंट मेथड है। अभी तो अपन कह रहे कि बहुत सारे इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आ गए तो तुरंत अपन कह रहे कि अंदर अगर कोई डिफरेंट गैस निकली, बाहर अलार्म बजना चालू हो जाता है और अलार्म से अपन कह रहे कि उनको रेस्क्यू कर लिया जाता है कि अंदर कोई डिफरेंट गैस है। और यहाँ पे अपन कह रहे कि इस टाइप से एक पाइप है, जैसे एक पाइप अंदर से आएगा बेटा, एक पाइप है अंदर से, एक पाइप बेटा अंदर से आया और उसके पैरेलल एक दूसरा पाइप बाहर से जिसमें से प्योर एयर है। ये सपोज बेटा अपन कह रहे कि प्योर एयर आ रही है, और ये अपन कह रहे कि अंदर से सपोज इम्प्योर एयर आ रही है, कोई डिफरेंट गैस आ रही है। और जैसे डिफरेंट गैस होगी तो बेटा ये दोनों आपस में यहाँ पर इंटर सुप्रीमपोज होगी, और यहाँ पे अपने को साउंड सुनाई देगा, ये बीट सुनाई देगा। और जैसे यहाँ पे साउंड सुनाई दे रही है तो बाहर कोई भी पर्सन होता है उसको पता चल जाता है कि अंदर कोई डिफरेंट गैस है, तुरंत से वर्कर का रेस्क्यू कर लिया जाता है। इस बीट को बेटा अपन समझ सकते हैं कैसे साउंड कैसे सुनाई देती है। अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी फाइंड करने की दो मेथड अपन यहाँ पर यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड वन, दैट इज बाय फाइलिंग मेथड, एंड मेथड टू बाय लोडिंग। फाइलिंग का मतलब होता है मटेरियल को रिमूव करना। जैसे फाइलिंग अपन कह रहे कि कारपेंट्री में एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम किसी वुडन को शार्प करना, स्मूथ करना है, उसमें से अनवांटेड मटेरियल को हटाना, रफनेस को हटाना है, तो हम एक ब्लेड होती है उस ब्लेड से फाइल करते हैं। या कारपेंट्री में भी होता है, और जो अपन कह रहे फाउंड्री होता है उसके अंदर भी अपन कह रहे कि इसको फाइलिंग मेथड को यूज करते हैं। जैसे कि आयरन के रस्ट लग गया, उस रस्ट को रिमूव करना है तो हम फाइलिंग प्रोसेस करते हैं। फाइलिंग का मतलब मटेरियल को रिमूव करना है। तो अपन कह रहे इन फाइलिंग प्रोसेस वी रिमूव सम मटेरियल या सम मास। जब अपन कह रहे कि फाइलिंग में मास को रिमूव करेंगे, और जब भी मास को रिमूव करेंगे तो उस केस में बेटा अपन कहेंगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है।
तो आफ्टर फाइलिंग फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीजेस, ये अपन ध्यान रखेंगे कि हमें कहा गया कि हमें किसी ट्यूनिंग फॉर्क को फाइल किया तो हम ध्यान में रखेंगे कि आफ्टर फाइलिंग उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। अभी देखो कैसे इसको इसमें किस टाइप का स्टेप अपन फॉलो करेंगे। फर्स्ट अपन कैलकुलेट दो ट्यूनिंग फॉर्क है, एक का F1 है फ्रीक्वेंसी दैट इज नोन ट्यूनिंग फॉर्क है, और दूसरा जो F2 है वो अननोन है। F1 नोन है और F2 अननोन है। और जब दोनों अपन करें, एक नोन दूसरा अननोन है, और उस केस में बेटा अपन कहेंगे हम दोनों को एक साथ साउंड किया और सपोज n नंबर ऑफ बिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। n नंबर ऑफ बिट्स है तो बेटा F1 माइनस F2 भी n हो सकता है और F2 माइनस F1 भी n हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। फ्रीक्वेंसी डिफरेंस n है, n बिट्स का मतलब है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस n के इक्वल है, तो F1 माइनस F2 भी हो सकता है, F2 माइनस F1 भी हो सकता है। अभी हम क्या कह रहे हैं, आफ्टर फाइलिंग ऑफ नॉन ट्यूनिंग फॉर्क, अभी ये जरूरी नहीं है नॉन है, हमने नॉन लिया, अपन चाहे तो अननोन को भी फाइल कर सकते हैं। तो आफ्टर फाइलिंग ऑफ अननोन ट्यूनिंग फॉर्क, और जब अननोन ट्यूनिंग फॉर्क को अपन फाइल करेंगे तो अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी F1 इंक्रीज होती है। और हम कह रहे कि केस 1 हमने फाइल किया बेटा नोन को, फिर वापस एक दूसरे को साउंड किया एक साथ में, और हम साउंड जो कर रहे हैं सपोज नंबर ऑफ बीट्स बेटा n डैश सुनाई दिए, और अगर अपन कह रहे कि n डैश ग्रेटर देन n है, इनिशियल से ज़्यादा है, पहले n सुनाई दे रहे थे, अभी बेटा n डैश सुनाई दे रहे और n डैश ग्रेटर देन n है, तो कौन सी पॉसिबिलिटी होगी बेटा, नंबर ऑफ बिट्स बढ़ने चाहिए, और वो तभी बढ़ेगा जब F1 माइनस F2 होगा, क्योंकि हमने कहा F1 बढ़ेगा तभी तो डिफरेंस बढ़ेगा बेटा, ये बढ़ रहा है, इसका मतलब कौन सा रिलेशन सही होगा, फर्स्ट वाला। तो अभी F2 जो हमें फाइंड करना था, तो F2 की क्या फ्रीक्वेंसी मिला, F1 माइनस n के इक्वल होगा, ये बेटा उस अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी होगा। केस 2 इफ n डैश लेस देन n, हमने दोनों ट्यूनिंग फॉर्क का वापस साउंड किया एक साथ, और उस केस में n डैश बिट्स बन रहे हैं बट n डैश इनिशियल से कम है, तो इनिशियल से कम कब होगा, तो सेकेंड केस n इक्वल्स टू F2 माइनस F1 होगा। हमने कहा F1 बढ़ रहा है, F1 इंक्रीज होगा तो F2 माइनस F1 का डिफरेंस क्या होगा, कम होगा, तो n डिक्रीज होगा। तो उस केस में हम कह सकते हैं जो अननोन ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी F1 प्लस n के इक्वल होगा। इस टाइप से अपन अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। फिर बाय लोडिंग मेथड में हम वैक्स लगा देते हैं, किसी भी एक ट्यूनिंग फॉर्क पर मास को ऐड कर लेते हैं, और मास ऐड करेंगे तो अपन कह रहे कि आफ्टर लोडिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि इन लोडिंग मेथड वी ऐड सम वैक्स को बेटा ऐड करेंगे, उसी को अपन लोड करना कहेंगे, और आफ्टर लोडिंग फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज, मास बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, तो हम कहेंगे आफ्टर लोडिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा। और इसमें भी बेटा अपन कह रहे हैं जैसे F1 नॉन फ्रीक्वेंसी है, F2 अननोन फ्रीक्वेंसी है, हमें अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो पहले हमने दोनों को एक साथ साउंड किया F1 माइनस F2, या हम कह सकते हैं F2 माइनस F1। और आफ्टर फाइलिंग की अगर अपन बात करें, आफ्टर फाइलिंग आफ्टर लोडिंग ऑफ नॉन
ट्यूनिंग फॉर्क। और नॉन ट्यूनिंग फॉर्क में अपन कर लोड करेंगे तो उस केस में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, F1 बटा डिक्रीज हुआ। अब इसमें फर्दर अपन केस स्टडी करेंगे। केस 1, इफ n डैश ग्रेटर देन n है। हम कह रहे बेटा वापस अपने नोन और अननोन को एक साथ साउंड किया और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ बीट्स हैं वो पहले से ज़्यादा बन रहे हैं। इसका मतलब कौन सी पॉसिबिलिटी होगी? सेकेंड केस का, n इक्वल्स टू F2 माइनस F1, क्योंकि F1 डिक्रीज होगा तभी तो बेटा n इंक्रीज होगा, डिफरेंस है वो बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अननोन ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी F2 इक्वल्स टू F1 प्लस n के इक्वल होगा। ये अननोन की फ्रीक्वेंसी होगी। फिर केस 2, और केस 2 में अपन क्या करें? इफ n डैश लेस देन n है, जो नए बीट्स हैं वो पहले से कम सुनाई दे रहे हैं, तो कौन सा केस होगा बेटा? फर्स्ट वाला, F1 माइनस F2। हम कह रहे कि F1 डिक्रीज हो रहा है तो n भी डिक्रीज होगा क्योंकि डिफरेंस डिक्रीज होगा। तो उस केस में अपन कह सकते हैं कि नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन ट्यूनिंग फॉर्क को F2 इक्वल्स टू F1 माइनस n के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी होगा। ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है, मतलब F1 हमने का नोन है वो 256 हर्ट्ज है। F2 जो है वो हमें फाइंड करना है, और नंबर ऑफ बिट्स 4 है, तो 4 अपन F1 माइनस F2 भी 4 हो सकता है और F2 माइनस F1 भी 4 हो सकता है। अभी हमें डिसाइड करना है कि F2 माइनस F1 4 है या F1 माइनस F2 4 है। तो हमने लोड बेटा किसको किया? F2 को, अननोन को लोड किया। तो आफ्टर लोडिंग F2 है वो डिक्रीज हो रहा है। लोडिंग के बाद में हमने कहा कि जिसको लोड करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है, और जो नंबर ऑफ बीट्स हैं वो डिक्रीज हो रहा है। अब बेटा n डिक्रीज हो रहा है मतलब 4 की जगह 2 बन रहा है, और F2 डिक्रीज हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी कौन सा बेटा? सेकेंड केस होगा। मैं ये कह सकता हूँ F2 माइनस F1 n के इक्वल होगा। जब F2 डिक्रीज होगा तभी तो बेटा n डिक्रीज होगा, 4 की जगह अभी 2 बन रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि n 4 है, F2 अपने को फाइंड करना है, और F1 बेटा 256 के इक्वल है। तो जो F2 अननोन ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें मिला 4 प्लस 256, एंड दैट इज इक्वल्स टू 260 हर्ट्ज के इक्वल होगा। ये इसका एग्जांपल है। थर्ड, अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक साउंड, ऑडिबल साउंड, एंड थर्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, दैट इज द इंफ्रासोनिक साउंड है। फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, वो ऑडिबल साउंड है। एंड फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, दैट इज अल्ट्रासोनिक साउंड है। अभी फ्रीक्वेंसी बेटा लेस देन 20 हर्ट्ज की हम बात करें तो ये जो साउंड सुनाई देती है वो इन्फेंट्स, छोटे जो बच्चे होते हैं उनको इंफ्रासोनिक साउंड सुनाई देती है। जैसे छोटे बच्चे जब होते हैं आप देखोगे कि कभी कभार वो सोते सोते अचानक से हंसने लगते हैं, ताली बजाने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कोई न कोई एनर्जी को सेंस किया है। वो एनर्जी हम उसको सुन नहीं सकते,
तो उन इन्फेंट्स जो बच्चे हैं उनको वो एनर्जी सुनाई देता है, इसलिए अपन कहेंगे कि इन्फेंट्स जो छोटे बच्चे हैं उनको कुछ न कुछ एनर्जी, अपने घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो भी कहते हैं कि कुछ भगवान इसको हंसा रहा है। और भगवान का मतलब वहां पे वो एनर्जी है कि कुछ न कुछ एनर्जी उनको सेंस हो रही है। दूसरा बेटा अपन कहेंगे डॉग। जैसे अर्थक्वेक है, जो इंफ्रासोनिक साउंड होता है उसमें, अर्थक्वेक जब आता है तो सबसे पहले डॉग है वो दौड़ने लगते हैं, क्योंकि उनको उस फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले वो सेंस करते हैं। तो डॉग है वो भी इंफ्रासोनिक, आपने देखा होगा रात के टाइम डॉग कुत्ते और मतलब भौंकने लगते हैं तो हम कह रहे हैं कि भाई कोई न कोई नेगेटिव एनर्जी आई है। तो वो यस। हाँ। इसका मतलब वो रियल में कोई न कोई एनर्जी को सेंस करता है। हम फिजिक्स में भूत प्रेत नहीं कहेंगे, बट वो कोई न कोई नेगेटिव हाँ। एनर्जी है। तो किसी न किसी एनर्जी को उसने सेंस किया है, इसलिए वो उसका रिएक्शन कर रहा है। फिर है ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड में अपन कह रहे कि जो ह्यूमन बीइंग है, हम सभी जो अपने जो ईयर हैं वो इस फ्रीक्वेंसी को सेंस करते हैं, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो रिमेनिंग जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं वो इस 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज साउंड है उसको सेंस कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड, उसका एग्जांपल अपन कह सकते हैं जैसे बैट, चमगादड़ जिसे अपन कहते हैं, वो इस फ्रीक्वेंसी को सेंस करता है। उनके आईज नहीं होती है, बैट जो उनकी वर्किंग होती हैं वो इसी अल्ट्रासोनिक साउंड पे वो काम करते हैं। वो क्या करेंगे, साउंड को एमिट करेंगे, फिर वो साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस उसको रिसीव करेंगे, और जब रिसीव होता है तब उनको पता चलता है आगे कोई न कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो अपना पाथ चेंज कर लेते हैं, है ना। तो वो सीधे हम्म। उनके उनके क्या, वो सीधे एकदम आएंगे, स्ट्रेट आएंगे, हमें लगता है कि हमारा नाक ना पकड़ ले, तो उनसे अपन बाहर हम्म। वो सीधा अपना अटैक, क्योंकि वो जब तक उनको रिफ्लेक्ट होके साउंड जाएगी तब तक वो अपने पास आ चुके होंगे, और आते ही एकदम जैसे उनको पता चलता है कि सामने ऑब्जेक्ट है तो वो अपना पाथ चेंज करता है। तो बैट है वो अल्ट्रासोनिक साउंड पर वर्क करता है। दूसरा बेटा अपन कह रहे हैं इसका एप्लीकेशन है वो वास्ट एप्लीकेशन है। अल्ट्रासाउंड का अगर एप्लीकेशन अपन देखें तो फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा यूज होता है मेडिकल साइंस में बेटा, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। बॉडी के अंदर के पार्ट की अगर सोनोग्राफी पिक्चर लेना तो हम अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करते हैं। हालांकि एक्सरे से भी अपन ले सकते हैं, बट एक्सरे बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है ना। तो अल्ट्रासाउंड है वो हार्मफुल नहीं है, तो अपन कह रहे कि ये एनहेंस टेक्नोलॉजी है अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। सेकेंड, सोनार के अंदर बेटा, सोनार साउंड नेविगेशन और रेंजिंग सिस्टम बेटा। जैसे शिप की लोकेशन को पता लगाना है तो हम सोनार को यूज करते हैं। सोनार दैट मीन्स साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, उसको सोनार कहेंगे। और यूजिंग सोनार हम किसी शिप की लोकेशन पता लगा सकते हैं सी के अंदर। वहां पे रडार काम नहीं करता है, रडार स्पेस में तो काम करता है, बट अपन कह रहे कि शिप की लोकेशन से हम रडार को हेल्प नहीं कर सकते। तो यूजिंग सोनार वी कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ शिप। शिप की पोजीशन को अपन इसकी हेल्प से पता लगा सकते हैं। टू फाइंड डेप्थ ऑफ सी बेटा, सी की अगर डेप्थ फाइंड करना तो भी अपन अल्ट्रासाउंड को यूज कर सकते हैं। टू फाइंड द डेप्थ ऑफ सी। ये क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट एक साउंड का और फिनोमिना है, दैट इज इको।
इको साउंड। इको क्या होता है? तो हम कहेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल। जैसे ये अपन कह रहे कि यहाँ से एक साउंड एमिट किया और वो साउंड फर्दर रिफ्लेक्ट होके अपने पास आ रहा है, तो उसको अपन इको कहेंगे। रिफ्लेक्टेड साउंड जो है वो जो अपने पास वापस आएगा तो उसको अपन इको कहेंगे। अभी देखो इको, ये सपोज अपन कह रहे कि इस ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टेकल है उसकी डिस्टेंस दी है, साउंड बेटा अपन कह रहे कि एमिट कर रहा है उसकी स्पीड भी है, और हम कह रहे कि टी टाइम के बाद में देखो अपन इसकी डिस्टेंस, इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो अपन फाइंड कर सकते हैं। हमने एक साउंड क्रिएट की और हमें साउंड किसी सेकंड जैसे कि 0.2 सेकेंड या 0.3 सेकेंड या 1 सेकेंड के बाद में वापस रिफ्लेक्टेड साउंड सुनाई दी। इसका मतलब बेटा मैं ये कह सकता हूँ कि डी डिस्टेंस जाने में और डी डिस्टेंस आने में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बेटा? 2D। और वो डिस्टेंस क्या होगा? v इंटू टी के इक्वल होगा, और d इक्वल्स टू वी टी बाई 2 के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इस ऑब्स्टेकल के बीच की डिस्टेंस है। इको की हेल्प से अपन डिस्टेंस से वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और d इक्वल्स टू वी टी बाई 2 के इक्वल होगा। v जो है साउंड स्पीड है, v साउंड स्पीड है, t टाइम टेकन इन इको। इको साउंड सुनाई देने में कितना टाइम लग रहा है वो टाइम है। ये दोनों वैल्यू बेटा अपन रखेंगे तो अपनी को डिस्टेंस डी मिलेगा। अभी यहाँ पे एक नोट करके अपन लिखेंगे साउंड। जैसे बेटा अपन एक रूम में बैठे हैं और अपन बोल रहे हैं, क्या आपको इको सुनाई देता है? नहीं देता है ना? अगर रूम छोटा है तो अपन कह रहे कि साउंड तो रिफ्लेक्ट होके आती है बट हमें इको सुनाई नहीं देता है, तो क्या इको प्रोड्यूस नहीं होता? तो हम कहेंगे इको तो प्रोड्यूस होता है, साउंड रिफ्लेक्ट होके तो आती है, बट टाइम ट्रैवल इतना कम है कि अपने ईयर उस साउंड को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, इको साउंड को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे ओरिजिनल साउंड से। दोनों साउंड अप्रोक्सीमेट एक ही टाइम पे सुनाई देते हैं, इसलिए अपने को इको सुनाई नहीं देता। वही अपन हॉल में बैठे हैं और अगर साउंड क्रिएट करेंगे, एक बड़ा हॉल है, तो अपन कह रहे कि हमें इको सुनाई देता है। इसका मतलब फॉर इको द टाइम ट्रैवल द टाइम ट्रैवल must be greater than 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड से अगर टाइम ज़्यादा है तो अपन को इको सुनाई देगा, अदरवाइज इको सुनाई नहीं देगा। अगर 0.1 सेकेंड है तो देखो डिस्टेंस क्या होगा? डी। यहाँ पे अपन कह रहे कि स्पीड वो 340 मीटर पर सेकेंड होता है साउंड का, टाइम बेटा 0.1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से अपने को 17 मीटर मिलता है। तो अभी इसको एज ए फॉर्मूला अपन याद रखेंगे कि इको के लिए मिनिमम टाइम 0.1 सेकेंड होना चाहिए और हॉल की डिस्टेंस बेटा 17 मीटर होना चाहिए। जब 17 मीटर अगर हॉल की लेंथ है तो अपनी को इको सुनाई देगा। दैट इज द मिनिमम कंडीशन है कि कम से कम हॉल की साइज क्या होगी इको सुनाई दे तो 70 मीटर। टाइम ट्रैवल कितना हो तो हम कहेंगे 0.1 सेकेंड। क्लियर बेटा?